गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होती है। सबसे पहले रेप्लिकोन है वो अटैचमेंट होते हैं, उसके बाद में हेलिकेज एक्टिविटी, देन टोपोआइसोमरेज और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन अटैच होते हैं, प्राइमेज एक्टिविटी, डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, प्राइमर रिमूवर होता है और देन लाइगेज एक्टिविटी होती है। अपन ने पढ़ा था कि एक जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है उसमें किसी स्थल पर रेप्लिकेशन की साइट होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जिसे हम ORI-C स्थल कहते हैं। रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो इन्हीं स्थल पर स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है। इसका जो इनिशिएशन स्टेप होता है, यहाँ पर सबसे पहले अपन ने देखा कि रेप्लिकोन है वो अटैच होते हैं। रेप्लिकोन क्या होते हैं? डीएनए ए और डीएनए सी प्रोटीन्स होते हैं। ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है जो ORI-C स्थल पर आके अटैच हो जाते हैं। जहाँ पर रेप्लिकोन अटैच होते हैं देन उसको आइडेंटिफाई करके हेलिकेज एंजाइम होता है वो यहाँ पे आके अटैच होता है और वो अपनी एक्टिविटी करता है। हेलिकेज एंजाइम है वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इन बॉन्ड को तोड़ने का ये काम करता है, जिसकी वजह से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और एक बबल लाइक संरचना इस तरीके से डीएनए स्ट्रैंड में बनती है। जो ORI-C स्थल होते हैं उसके दोनों तरफ अपन देख रहे हैं एक वाई शेप स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। दोनों तरफ एक वाई शेप संरचना का निर्माण हो रहा है। इस वाई शेप स्ट्रक्चर को अपन रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। रेप्लिकेशन फोर्क या चाप कहते हैं, जो धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करता रहता है। जैसे जैसे डीएनए के स्ट्रैंड अनवाइंड होंगे, हेलिकेज एक्टिविटी की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटेंगे, ये रेप्लिकेशन फोर्क आगे की तरफ इस तरह से बढ़ता रहेगा और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते रहेंगे। हेलिकेज एक्टिविटी के बाद में जो रेप्लिकेशन फोर्क बन रहा है, चाप बन रहा है, दोनों स्ट्रैंड अलग हो रहे हैं, तो ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं। तो जैसे ही इनको मौका मिलेगा ये वापस आपस में भी जुड़ सकते हैं, डबल स्ट्रैंड कंडीशन है वो क्रिएट कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है वो अटैच हो जाते हैं। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये प्रोटीन्स है जो सिंगल स्ट्रैंड पर ही अटैच होते हैं और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को वापस रीवाइंड होने से रोकने का कार्य करते हैं। दूसरी यहाँ पे एक्टिविटी होती है टोपोआइसोमरेज एंजाइम की, क्योंकि डीएनए एक हेलिकल संरचना होती है इस तरीके से, ठीक है। तो इस हेलिक्स में जैसे जैसे डीएनए अनवाइंड हो जाएगा वो हेलिक्स है वो ऊपर की तरफ मूव करते रहते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव सुपर कोइलिंग क्रिएट हो जाती है। उस कोइलिंग को रिमूव करने का काम टोपोआइसोमरेज एंजाइम है वो करता है। डीएनए स्ट्रैंड के अनवाइंडिंग होने के बाद में जो ये रेप्लिकेशन फोर्क बन रहा है, अपन इसको इस तरीके से बनाते हैं। ये रेप्लिकेशन फोर्क है, डीएनए का एक स्ट्रैंड जो 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, यहाँ पे 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड है, क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है वो एंटी पैरेलल रन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होती है, क्योंकि 3 प्राइम डायरेक्शन पर एक फ्री OH ग्रुप है वो प्रेजेंट रहता है और 5 प्राइम ग्रुप पर एक फॉस्फेट ग्रुप है वो अटैच रहता है। तो नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए फ्री OH ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए रेप्लिकेशन की प्रोसेस हमेशा
5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही चलती है। तो जैसे ये स्टैंड है 3 प्राइम 5 प्राइम है, तो इसके जस्ट सामने जो स्टैंड होगा, डीएनए के दोनों स्टैंड हैं वो टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं, और इनके सामने जो नया स्टैंड बनेगा वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। इसकी एक तो कंडीशन ये होती है। दूसरा ये होता है कि जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस का मुख्य एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए हमेशा 3 प्राइम पर OH ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बिना ये काम नहीं कर सकता है। तो ये काम करने के लिए, रेप्लिकेशन की प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जिसे हम प्राइमेज कहते हैं, और वो 5 प्राइम एंड पर शॉर्ट 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड आरएनए के जोड़ देता है। उसके बाद में ये आरएनए जो प्राइमेज एंजाइम है वो यहाँ से हट जाता है, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कंटिन्यूअसली इस स्टैंड को एक्सटेंड कर देता है, बढ़ाता है, डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी करता है, और न्यूक्लियोटाइड है वो टेम्पलेट के अगेंस्ट जुड़ते रहते हैं। इस तरह से रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में एक स्टैंड पर कंटिन्यूअसली इस तरीके से चल रही है। इसका जो अपोजिट स्टैंड होता है उस स्टैंड पर भी रेप्लिकेशन की प्रोसेस अपन ने देखा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होगी। तो इसमें क्या होता है कि दोनों की डायरेक्शन जब एक तरफ ही होती है तो इस स्टैंड में कंटिन्यूअसली सिंथेसिस न होके छोटे छोटे फ्रेगमेंट के रूप में इसकी सिंथेसिस होती है। छोटे छोटे फ्रेगमेंट या डीएनए के टुकड़े बनते रहते हैं इस तरीके से, जो 5 प्राइम डायरेक्शन से 3 प्राइम डायरेक्शन में चलती रहती है। डीएनए का एक स्ट्रैंड जिसमें न्यूक्लियोटाइड की कंटिन्यूअसली सिंथेसिस होती है उस डीएनए के स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, जबकि दूसरा स्ट्रैंड जिसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट के रूप में सिंथेसिस होती है उसे लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। ये जो स्ट्रैंड है ये कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होगा, पहले सिंथेसिस होती है, देन इसके अंदर जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट के रूप में सिंथेसिस होती है इसकी स्पीड है वो थोड़ी स्लो रहती है और ये पीछे पीछे चलता रहता है, इसलिए इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इस स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। सबसे पहले प्राइमेज एंजाइम है वो आएगा और आरएनए प्राइमर को जोड़ने का कार्य करता है। देन उसके बाद में जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसमें अपन ने पढ़ा था कि डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है वो इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस का, पॉलीमराइजेशन का काम करता है। ये एंजाइम डीएनए का जो रेप्लिकेशन फोर्क स्थल होते हैं वहाँ पे एक होलो एंजाइम के रूप में अटैच रहता है। इस तरीके से ये काम करता है कि जिससे दोनों स्ट्रैंड है वो एक साथ जुड़े हुए रहते हैं और ये इस डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली सिंथेसिस करता रहता है। होलो एंजाइम जिसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम है उसके 2 यूनिट्स होती है वो यहाँ पे अटैच रहती है, और दोनों एक यूनिट है वो लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा, दूसरा स्ट्रैंड है वो लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस कंटिन्यूअसली करता रहता है। रेप्लिकेशन फोर्क अपन ने देखा ओराइसी स्थल के दोनों तरफ बनते हैं। तो एक डीएनए की इस तरफ यदि ये लीडिंग स्ट्रैंड होगा तो यहाँ पे ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट के रूप में बनेगा, और ये स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूअसली बनता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड लगातार लीडिंग रहेगा, नहीं, दोनों तरफ एक बार ये लीडिंग स्ट्रैंड है इस तरफ तो ये दूसरा स्ट्रैंड है वो इस तरफ लीडिंग स्ट्रैंड के रूप में काम करता है, और इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है। नेक्स्ट स्टेप, जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस साथ साथ साइमल्टेनियसली चल रही है तो जो पीछे बने स्ट्रैंड है उनमें जो प्राइमर्स होते हैं उनके रिमूविंग का काम होता है। ये जो आरएनए प्राइमर को जो रिमूव करने का काम है इनको डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। डीएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट है वो इन आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है। रिमूव करने के बाद में जो गैप क्रिएट हो जाता है इस गैप को भी ये फिल करने का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे 3 प्राइम OH ग्रुप है उसको फ्री अवेलेबल रहता है। इस तरह से
डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो आरएनए प्राइमर को पहले रिमूव करेगा, देन उसके बाद में यहाँ पे जो शॉर्ट गैप क्रिएट हो जाता है उस गैप को भी ये फिल करने का काम करता है। यहाँ पे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देता है। जब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाते हैं तो उसके बाद में लाइगेज एंजाइम जो डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट है, इन फ्रेगमेंट को ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं और ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ देते हैं। लाइगेज एंजाइम है इन छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्रिएट करता है और इनको एक कंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड के रूप में इनका निर्माण करता है, इनको जोड़ने का कार्य करता है। तो इस तरीके से ये रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो डीएनए में चलती रहती है। प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर केवल एक सिंगल ओराइसी स्थल होते हैं, इसलिए दूसरा सर्कुलर डीएनए भी होता है तो एक कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है। यूकैरियोट्स के अंदर मल्टीपल ओराइसी स्थल होते हैं तो कई जगह पे अपने को इस तरह की बबल लाइक संरचनाएं या रेप्लिकेशन फोर्क है वो दिखाई देते हैं। थैंक यू।